सादर प्रणाम। मैं नीरजा चौधरी आपके अपने चैनल इन्फोनी कॉर्नर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। हमने कहा था कि हम बायोलॉजी के क्लास 12th के सैंपल पेपर को लेकर आएंगे, क्योंकि डेट शीट डिक्लेयर हो गई है और अब हमें तैयारी करनी ही है। तो सैंपल पेपर एक साथ नहीं पढ़ेंगे, जैसा कहा था थोड़े थोड़े पोर्शन को पढ़ेंगे और डेली पढ़ेंगे। चाहे तो हम पूरा पेपर एक साथ लेंगे तो आपके लिए भी बोर्डम हो जाएगा, ताकि वो इंटरेस्टिंग बना रहे और टाइमली हम मैक्सिमम सैंपल पेपर को कवर अप कर सकें। पहले जान लेते हैं इंस्ट्रक्शंस के बारे में। जो बायोलॉजी क्लास 12th का पेपर होगा 70 मार्क्स का होगा। ये रिटन एग्जाम है, आपको टाइम मिलेगा 3 घंटे का और प्रैक्टिकल होता है 30 मार्क्स का। जनरल इंस्ट्रक्शन है जो आपके क्वेश्चन पेपर में आपको मिलेंगे। फर्स्ट है ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी कि सभी प्रश्न आपके लिए अनिवार्य हैं। The question paper has 5 sections and 33 questions. All questions are compulsory. टोटल आपके क्वेश्चन पेपर में 5 सेक्शन दिए गए हैं, यानी कि ABCD करके आपका टोटल पेपर 5 सेक्शन में डिवाइड होगा और कुल क्वेश्चंस होंगे 33। सेक्शन A है 16 क्वेश्चन, यानी जो पहला सेक्शन आपका A होगा उसमें 16 प्रश्न होंगे और हर क्वेश्चन आपका 1 नंबर का होगा, यानी कि सेक्शन A टोटल कहूं तो 16 मार्क्स का होगा। टोटल 16 क्वेश्चंस हैं तो एक एक नंबर का एक प्रश्न है, इसलिए सेक्शन B 5 क्वेश्चन रखेगा और हर क्वेश्चन होगा 2 नंबर का, यानी कि सेक्शन B हैज 5 क्वेश्चंस ऑफ 2 मार्क्स ईच। 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन होगा, तो 5 क्वेश्चन है मल्टीपल बाय 2, तो 10 मार्क्स का सेक्शन B होगा। 16 मार्क्स का सेक्शन A, 10 का हो गया आपका सेक्शन B। थर्ड सेक्शन यानी कि सेक्शन C। सेक्शन C में होंगे आपके 7 क्वेश्चन और इन 7 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन होगा 3 मार्क्स का। तो आपका जो सेक्शन C है इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके मार्क्स गेनिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये हो गया आपका टोटल 21 मार्क्स का, यानी कि 7 into 3, 7 क्वेश्चन है और 3 मार्क का ईच क्वेश्चन। सेक्शन D 2 केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन होंगे, यानी कि आपको एक पैसेज दिया होगा, उसमें से आपको आंसर्स निकालने होंगे और उससे रिलेटेड हर केस के 2 केस बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, तो हर केस में से 4-4 क्वेश्चन होंगे, मतलब हर उसमें से क्वेश्चन होंगे और 4 नंबर की एक केस बेस्ड स्टडी, यानी कि 4 और 4 8 मार्क्स का आपका सेक्शन D हो गया। सेक्शन E में 3 क्वेश्चन है और 5 मार्क्स का ईच, यानी कि 15 मार्क्स का आपका सेक्शन E होगा। There is no overall choice, however, internal choices has been provided in some questions. कुछ questions में आपको alternate choice मिलेगी, लेकिन आपको सभी questions attempt करने हैं। A student has to attempt only one of the alternative in such questions. जिन question में आपको choice मिल रही है, उन question में आप दोनों question को attempt नहीं कीजिएगा, आपका टाइम भी वेस्ट होगा और मार्किंग एक ही क्वेश्चन में होनी है। तो इस बात का आप ध्यान में रखेंगे। फिर है wherever necessary neat and properly labeled diagram should be drawn। जहां जरूरी आपको लगता है और क्वेश्चन में ना भी दिया हो तो भी आप एक अच्छा सा डायग्राम, लेबल्ड डायग्राम वहां पर अपने आंसर के साथ ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपको मार्क्स गेन करने में बहुत हेल्प करेगा। इसके बाद आ जाते हैं बिना टाइम गवाए सेक्शन A पर, क्योंकि आज हम केवल सेक्शन A ही पढ़ने वाले हैं, सैंपल पेपर का है और इसमें आपका है पहला क्वेश्चन, रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस आर परसिस्टेंट ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट इन। रेमनेंट्स ऑफ न्यूसेलस, बीजांड का न्यूसेलस के बारे में पूछा है कि जो सीड का डेवलपमेंट होता है यहाँ पर, इनमें से किसमें यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका P, दूसरा है ग्राउंडनट, थर्ड वन है व्हीट एंड लास्ट वन ऑप्शन है ब्लैक पेपर, यानी कि काली मिर्च। तो रेमनेंट ऑफ न्यूसेलस आर परसिस्टेंट ड्यूरिंग सीड डेवलपमेंट। सीड डेवलपमेंट के दौरान ये परसिस्ट रहता है, तो ये किस में रहता है? आपका करेक्ट आंसर है ब्लैक पेपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, जिसमें है कि द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विच नरिशेस द पॉलन ग्रेन इज। जो माइक्रोस्पोरेंजियम की, यानी जो बीजाणुधानी होती है, लघु बीजाणुधानी की जो बाहर की जो लेयर्स होती हैं, पॉलन ग्रेन को नरिश करती हैं, यानी कि पॉलन ग्रेन को पोषण देती हैं। मैं बाइलिंगुअल यहाँ पर यूज कर रही हूँ बिकॉज कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो CBSE
बोर्ड में हिंदी मीडियम चूज करे हुए हैं तो उनको भी सुविधा रहे और आपको भी क्वेश्चन मैं प्रॉपरली समझा सकूं। द वॉल लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम विच नरिशेस द पॉलन ग्रेन इज, जो पॉलन ग्रेन को नरिश करती है और माइक्रोस्पोरेंजियम की जो वॉल होती है उसको क्या कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। फर्स्ट ऑप्शन है आपका एपिडर्मिस यानी कि आउटर लेयर, एंडोथीसियम है, मिडिल लेयर है और टेपिटम है। सही आंसर इसका भी है आपका टेपिटम। टेपिटम का काम ही ये होता है कि जो पॉलन ग्रेन है उनको नरिशमेंट देना, उनको नरिश करना और उनको मैच्योर होने में हेल्प करना। टेपिटम से रिलेटेड क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके क्वेश्चन पेपर में ये टेपिटम रिलेटेड क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में जरूर मिल जाएगा। मे बी क्वेश्चन ऐसा हो जाए कि व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ टेपिटम, यानी कि टेपिटम का मुख्य काम क्या है, तो पॉलन ग्रेन का नरिशमेंट करना। और यहाँ पूछा है कि पॉलन ग्रेन का नरिशमेंट कौन करता है। क्लियर हो गया। नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 3। यहां पर आपको एक डीएनए स्ट्रैंड दिया हुआ है और शॉर्ट पीस ऑफ डीएनए हैविंग 20 बेस पेयर्स। एक ऐसा स्ट्रैंड दिया हुआ है जिसमें 20 बेस पेयर्स हैं, डीएनए स्ट्रैंड है। Was analyzed to find the number of nucleotide bases in each of the polynucleotide strands। आपको इसमें क्या करना है, नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसेस आपको इसमें फाइंड आउट करने हैं। सम ऑफ द रिजल्ट्स आर शोन इन द टेबल। नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेसिस एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड थाइमिन। पता है हमें आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है, यूरेसिल होता है। स्ट्रैंड 1, स्ट्रैंड 2। स्ट्रैंड 1 और स्ट्रैंड 2 जानते ही हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर हो गया। ये 5 to 3rd, 3rd to 5, ये डिफरेंस दोनों में रहता है, एक ऐसे और एक ऐसे काउंटिंग में आता है। एडेनिन 4, साइटोसिन 4, ग्वानिन और थाइमिन बताना है कितना है। तो देखिए जितने एडेनिन है, ठीक है, उतने ही क्या होंगे थाइमिन, क्योंकि एडेनिन और थाइमिन की ही पेयरिंग होती है। तो यहाँ पर अगर एडेनिन 4 है तो थाइमिन एडेनिन 4 है तो थाइमिन कितने होंगे यहाँ पर 4। क्लियर हो गया। उसके बाद आपका दिया है करेक्ट आंसर, पहले मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कितने हो गए हैं, 7 इसका आंसर करेक्ट है। कैसे, जितने साइटोसिन हैं उतने ही क्या होंगे, ग्वानिन होंगे। अब ये पूछ रहा है कि टोटल हाउ मेनी न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग एडेनिन वेयर प्रेजेंट इन स्ट्रैंड 2। ये पूछ रहा है कि एडेनिन में कितने आपके प्रेजेंट होंगे, मतलब कितने न्यूक्लियोटाइड कंटेनिंग एडेनिन, कितने न्यूक्लियोटाइड एडेनिन कंटेन करेंगे। आंसर है इसका 7। देखिए जितने एडेनिन है, साइटोसिन है, इन दोनों के नंबर दिए हैं। इधर साइटोसिन का नंबर दिया हुआ है 5। तो यहां पर देखिए अगर टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर्स कितने बता रहा है कि वो 20 बेस पेयर्स हैं, तो काउंटिंग में हमारे उतने आने चाहिए। ठीक हो गया। अब रही बात, ये 4 दिए हैं, ये 4 दिए हैं, ये 5 दिए हैं, तो ये जितने 5 दिए हैं तो थाइमिन हमारे कितने हो जाएंगे, 5। थाइमिन कितने हो जाएंगे, 5। ठीक है। और दूसरे में कितने हो जाएंगे, थाइमिन 4। रही बात यहाँ पर ग्वानिन की, ग्वानिन आपके यहाँ पर कितने दिए हैं, 4, तो यहाँ पर भी आपके क्या आ जाएंगे, ये ग्वानिन 4। और टोटल नंबर कितने आने चाहिए, आपके 10 आने चाहिए। ये यहाँ पर थाइमिन आएंगे आपके 7। ठीक है, क्योंकि यहाँ एडेनिन 4 है तो थाइमिन 4 हो गया, और यहाँ साइटोसिन 4 है तो ग्वानिन 4 हो गया, यहाँ साइटोसिन 5 है तो ग्वानिन 5 हो गया। और टोटल नंबर कितने आने चाहिए, 20। तो 4 4 8 और 5 13, 13 और 7 कितने आ गए, ये 20। तो 4 4 8 और 5 13 और ये भी आपके कितने आ जाएंगे, 7 और 20। तो आप इस तरीके के स्ट्रैंड्स को पेयर करेंगे। फिर से मैं एक बार समझा देती हूँ। हमें दिया था ये पूरी चेन और इस चेन में से हमें फाइंड आउट करना था कि यहाँ पर एडेनिन कितने होंगे। तो देखिए जितने एडेनिन है उतने ही थाइमिन होंगे दूसरे स्ट्रैंड में, जितने साइटोसिन है उतने ही ग्वानिन होंगे दूसरे चेन में। पहले चेन में दिया है एडेनिन 4, तो यानी कि दूसरे चेन से ही तो पेयरिंग होगी, तो दूसरे चेन में थाइमिन कितने होंगे, 4। क्लियर हो गया, ये हमें दिया ही है यहाँ पर। साइटोसिन दिया है पहले चेन में 4, तो दूसरे में ग्वानिन कितने होंगे, 4।
हमें साइटोसिन दूसरे चेन में दिया है 5, यानी कि दूसरे चेन में भी गुआनिन कितने होंगे 5, क्योंकि अगर ये यहाँ पर 4 हैं तभी तो इधर 4 से पेयरिंग करेगा, या इधर 5 हैं तभी तो इधर भी 5 चाहिए, तो ये वो क्रॉस पैरेलल जा रहा है। अब टोटल नंबर ऑफ पेयर कितने हैं 20। अब इतनी तो हमने निकाल लिया, बचते हैं कितने 7 और 7। इधर हमारे एडेनिन 7 आएंगे और इधर 7 आएंगे, क्योंकि 20 बेस पेयर्स दिया हुआ है, तो इसलिए करेक्ट आंसर आपका इसका क्या है 7, यानी कि ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन आपको चेंज करके भी पूछ सकता है, तो आप उसको उसी तरीके से एक बार देख लीजिएगा। फिर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ सर्टेन स्पीशीज ऑफ इंसेक्ट्स सम हैव 3 chromosomes and the other have 14 chromosomes. The 13 and 14 chromosomes bearing organism are। आपको इनमें से करेक्ट बताना है कि ये आपको दिया है कि सर्टेन स्पीशीज दी है इंसेक्ट की जिसमें 13 क्रोमोसोम है एंड द अदर है 14 क्रोमोसोम। दूसरे के पास क्या है 14 क्रोमोसोम है। द 13 एंड 14 क्रोमोसोम बियरिंग ऑर्गेनिज्म आर। जिन्होंने 13 और 14 क्रोमोसोम यहाँ पर बियर कर रखे हैं वो कौन से ऑर्गेनिज्म है, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली, यानी कि 13 और 14 मेल एंड फीमेल, फीमेल एंड मेल, या ऑल मेल या ऑल फीमेल। तो आपका इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए, मेल एंड फीमेल रिस्पेक्टिवली। क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन है, एट अ पर्टिकुलर लोकस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील ए इज 0.8 and that of allele A is 0.2. What would be the frequency of heterozygotes in the random mating population at equilibrium? Equilibrium में आपको बताना है कि एक पर्टिकुलर लोकस पर एलील A की फ्रीक्वेंसी इतनी और एलील B की फ्रीक्वेंसी इतनी है। तो पर्टिकुलर लोकस पर हेट्रोजाइगोट्स इन अ रैंडम मेटिंग पॉपुलेशन एट इक्विलिब्रियम, तो इनका इक्विलिब्रियम कितना होगा आपने पढ़ा है p² + q² + 2pq। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा कि 2pq, क्योंकि एक पॉपुलेशन ये हो गई और एक पॉपुलेशन ये हो गई, तो 2pq के इक्विलिब्रियम का इक्वेशन आपको याद होगा, मैं डायरेक्ट यहाँ पर बता रही हूँ। p वैल्यू है 0.8, q वैल्यू है 0.2 और मल्टीपल होना है 2 से, तो 8 2s are 16, 16 2s are 32 और पॉइंट्स आप चेंज करेंगे तो आंसर है आपका 0.32। तो आपको ये इक्विलिब्रियम वाले फॉर्मूले को याद रखना है और आप कोई भी आंसर इससे बहुत इजीली निकाल सकते हैं। हो सकता है ये वैल्यूज चेंज हो जाए, इसमें 0.6 आ जाए या 0.4 आ जाए, इस तरीके का चेंज आ जाए, तो बस आपको ध्यान में रखना है इक्विलिब्रियम फॉर्मूला क्या है। और जो भी डायरेक्ट अब जब आपको फॉर्मूला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट कर लेंगे, फॉर्मूला पुट ऑन करने की जरूरत नहीं है। 8 2s are 16, तो दैट इज 1.6 आ जाएगा और इंटू 2 आ जाएगा यहाँ पर, तो आपका आंसर आ जाएगा 0.32। Now next है वेरिएशंस कॉजेज ड्यू टू द म्यूटेशन। वेरिएशन किसकी वजह से होते हैं? वेरिएशन होते हैं म्यूटेशन की वजह से, यानी कि उत्परिवर्तन की वजह से। करेक्ट आंसर है रैंडम एंड डायरेक्शनलेस, रैंडम एंड डायरेक्शनल, रैंडम एंड स्मॉल, रैंडम स्मॉल एंड डायरेक्शनल। तो जो म्यूटेशंस होते हैं वो म्यूटेशन क्या होते हैं, रैंडम होते हैं और नहीं पता होता है कि किस डायरेक्शन में म्यूटेशन होगा। मतलब म्यूटेशन को आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हैं, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप उसको नहीं बता सकते हैं कि इसी तरीके से यहाँ पर म्यूटेशन होगा। What is the smallest part of DNA molecule that can be changed by a point mutation? वो DNA का वो छोटे से छोटा पार्ट कौन सा है जो चेंज बाय द पॉइंट म्यूटेशन, जो पॉइंट म्यूटेशन में की वजह से चेंज होता है। अब इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन ऐसे आता है कि अगर न्यूक्लियोटाइड में चेंज हो जाए तो किस तरीके का वो म्यूटेशन होता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर है न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड में जब चेंज हो जाएगा तो वो पॉइंट म्यूटेशन वहां पर दिखता है, यानी कि जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसमें चेंज दिखाई देता है। फिर एक है आपका डायग्रामेटिक है, जरूर आएगा जब आपका फर्स्ट क्वेश्चन ऑप्शनल होगा, उसमें जरूर पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। व्हाट शुड बी द जीनोटाइप ऑफ द इंडिकेटेड मेंबर? इंडिकेटेड मेंबर है ये, इस इंडिकेटेड मेंबर का आपको जीनोटाइप बताना है। तो इस इंडिकेटेड मेंबर का जीनोटाइप है
आपको एक पेडिग्री यहाँ पर दी हुई है और पेडिग्री के अकॉर्डिंगली आपने पेडिग्री पढ़ी है तो आपको याद होना चाहिए कि इसका जो जीनोटाइप होगा वो जीनोटाइप होगा AA, यानी कि ये रिसेसिव टाइप ऑफ जीनोटाइप होगा यहाँ पर, लेकिन प्योर रिसेसिव होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। A patient was advised to have a kidney transplant. किडनी ट्रांसप्लांट का एडवाइस किया गया है एक पेशेंट को। To suppress the immune reaction, the doctor would administer him. उसके जो इम्यून सिस्टम है उसको सप्रेस करने के लिए किया गया है, तो हम उसको क्या देंगे या डॉक्टर ने उसको क्या इनमें से प्रपोज किया है कि वो उसको ये लेना चाहिए, प्रिस्क्राइब किया है। पहला है स्टैटिन्स प्रोड्यूस फ्रॉम मोनेस्कस परफ्यूरिस। फिर से क्वेश्चन रिपीट करती हूँ। ए पेशेंट वॉज एडवाइज्ड टू हैव अ किडनी ट्रांसप्लांट टू सप्रेस द इम्यून रिएक्शन। इम्यून की जो रिएक्शंस होंगे, नेगेटिव रिएक्शंस होंगे, उनको सप्रेस करने के लिए द डॉक्टर वुड एडमिनिस्टर हिम। तो फर्स्ट ऑप्शन है स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम मोनेस्कस परप्यूरस, स्टैटिन्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफिलस, साइक्लोस्पोरिन ए produced from Trichoderma polysporum, cyclosporin A produced from Cyclostridium botulism। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो आंसर है सी। तो ये उसको दिया जाएगा, ये याद रखेंगे आप। जब किडनी ट्रांसप्लांट होता है, ये क्वेश्चन मैंने कहीं देखा था तो थोड़े अलग तरीके से पूछा गया था, तो इसलिए ये नाम को ध्यान में रखिएगा, एक पर्सनल सजेशन है मेरी ओर से आपको। फिर है आइडेंटिफाई द एक्टिविटी ऑफ एंडोन्यूक्लियस एंड एक्सोन्यूक्लियस इन द गिवन। ये आपको दिए हुए हैं, एंडोन्यूक्लियस और एक्सोन्यूक्लियस की एक्टिविटीज को यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको इसमें ये बताना है कि इनमें से कौन सा एंडो और एक्सोन्यूक्लियस का जो आंसर है वो करेक्ट है। मैं पहले आंसर बता देती हूँ, फिर रीजन बताती हूँ क्यों। आंसर करेक्ट है डी। देखिए, जो दो चेन होती हैं उन चेन में हमेशा ये कैसा जाता है, ऊपर वाला स्ट्रैंड होता है 3 to 5 और एक स्ट्रैंड होता है 5 to 3 और एक स्ट्रैंड होता है 3 to 5। अगर आप पहले ऑप्शन को कहें हमने क्यों नहीं चूज किया, तो पहली चीज ऊपर वाला स्ट्रैंड ही यहाँ पर गलत दिया हुआ है। क्लियर हो गया? यहाँ पर भी ऐसा ही है, यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप कह सकते हैं कि ये तो ऑप्शन डी में भी दिया हुआ है कि 5 to 3 स्टार्ट हो रहा है और ये भी 5 to 3 स्टार्ट हो रहा है, और यहाँ पर जो चेंजेस हैं वो भी लगभग आप जब एक नज़र में देखेंगे तो आपको एक से लगेंगे। तो आप यहाँ और यहाँ पर मैं कंपेयर कर देती हूँ। देखिए, यहाँ पर इस ट्रेंड को सेलेक्ट किया, ब्रेकआउट किया और यहाँ से एक कट को हटा दिया गया और उस कट को यहाँ पर इम्पोज कर दिया जाएगा 5 to 3 डायरेक्शन में। क्लियर हो गया? यहाँ पर इसको कट किया, 5 to 3 में कट किया और यहाँ पर इसको इम्पोज किया है, फिर 5 to 3 में हो गया है, ये हो गया। तो दोनों की अगर आप डायरेक्शन देखेंगे तो 5 to 3, 5, 3, 5, 3 वाले रेशियो में ये आना चाहिए। 5 से 5 का एडिशन यहाँ पर नहीं होगा, तो इसको यहाँ 5 से 5 का एडिशन नहीं होगा, इसको यहाँ पर इम्पोज करने के लिए हमें पहले तो आपको ये सीक्वेंस को ध्यान में रखना होगा कि ये सीक्वेंस सही है या नहीं है। तो सीक्वेंस प्रॉपर ध्यान में रखेंगे। सीक्वेंस को ध्यान में रखने के साथ साथ ये ध्यान में रखेंगे यहाँ पर जो कटिंग हो रही है वो कॉर्नर से हो रही है, जबकि यहाँ पर कटिंग क्या होती है, बीच से होती है, एंडोन्यूक्लियस, और ये एक्सोन्यूक्लियस है। ये क्या हो रहा है, बीच में एडिशन हो रहा है जबकि कॉर्नर से कट हो रहा है। स्ट्रैंड ठीक है बट कटिंग जो यहाँ पर दी हुई है वो गलत है, तो उस चीज को ध्यान में रखते हुए आप अपने आंसर को चूज करेंगे। दैट इज एक्सोन्यूक्लियस, दैट इज अ एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस बिटवीन द स्ट्रैंड ही काम करेगा। क्लियर हो गया? तो आप इस तरीके से स्ट्रैंड को ध्यान में रखकर और एंडो और एक्सोन्यूक्लियस एंजाइम की जो प्रॉपर्टी है उसको ध्यान में रखकर अपने आंसर को लिखेंगे। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंस जीएम क्रोप्स इज टू। जीएम जानते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रोप्स होती हैं। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पेस्ट रेजिस्टेंट जीएम क्रोप इज टू, मतलब पेस्ट रेजिस्टेंस जो क्रोप्स हैं उनको प्रोडक्शन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब उनको क्यों उनका प्रोडक्शन क्यों किया जाता है, उनकी उपज क्यों की जाती है। पहला है एनकरेज इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड्स, ऐसे पेस्टिसाइड बनाने के लिए जो कि इको फ्रेंडली हो।
दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ पर दिया हुआ है कि रिड्यूस पेस्टिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड चेन। फूड चेन में पेस्टिसाइड के एक्यूमुलेशन को थोड़ा सा कम करने के लिए या रिड्यूस करने के लिए। एलिमिनेशन पेस्ट फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर। एलिमिनेट पेस्ट फ्रॉम द फील्ड विदाउट द यूज ऑफ मैनुअल लेबर। बिना मैनुअल लेबर के यानी कि बिना किसी काम के उसको क्या करना, यहाँ पर पेस्ट को एलिमिनेट करना, हटाना। रिटेन मैक्सिमम न्यूट्रिशनल कंटेंट इन द क्रॉप दैट वुड बी अदरवाइज कंज्यूम्ड बाय पेस्ट। मतलब मैक्सिमम न्यूट्रिशनल कंटेंट क्रॉप में से हटाना, यहाँ पर रिटेन करना, जो कि मोस्टली पेस्ट के द्वारा कंज्यूम्ड हो जाते हैं। तो देखिए इनमें से इको फ्रेंडली पेस्टिसाइड तो बनाना है ही नहीं, एलिमिनेट पेस्ट, मैनुअल लेबर का भी कोई क्वेश्चन यहाँ पर नहीं आता है, और यहाँ पर न्यूट्रिशनल कंटेंट इन द क्रॉप दैट वुड बी अदरवाइज कंज्यूम्ड बाय पेस्ट। पेस्ट कंज्यूम कर ले रहा है इसलिए हम जीएम क्रॉप बना रहे हैं, नहीं, ये भी नहीं है, बल्कि आपका ऑप्शन क्या आएगा, रिड्यूस पेस्टिसाइड एक्यूमुलेशन इन फूड चेन। हम फूड चेन में, जो हम भी एक फूड चेन का हिस्सा है, तो उसमें पेस्टिसाइड को के एक्यूमुलेशन को कम करना, ये हमारा इसमें जीएम क्रॉप को प्रोड्यूस करने का मेन ऑब्जेक्टिव है। फिर आपका एक और क्वेश्चन है जो डायग्राम रिलेटेड है, आपको एक ग्राफ दिया हुआ है। ऑब्जर्व द कंटेंट 1, 2, 3 एंड 4 सॉइल सैंपल A, B, C इन द ग्राफ। सॉइल सैंपल दिया है A, B एंड C। क्लियर हो गया। If the temperature and soil moisture of soil sample are identical, अगर मान लीजिए एक से ही soil moisture और temperature यहाँ पर दिए गए हैं, which soil sample will show faster decomposition? इसमें से आपको केवल देखकर ये बताना है कि कौन सा सैंपल है जो डिकम्पोजिशन को फास्टली दिखाएगा। देखिए सैंपल एक है, यहाँ पर ऐसा नहीं होगा डिकम्पोजिशन घटेगा या बढ़ेगा, ये कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, ठीक है। ये सडनली बहुत ग्रो अप किया, तो जो यहाँ पर प्रॉपर, जैसे फर्स्ट यहाँ पर दिया गया है इंडिकेट्स लिग्निन कंटेंट, 1 लिग्निन कंटेंट को दिखा रहा है, दूसरा दिखा रहा है काइटिन को, और तीसरा इंडिकेशन दिखा रहा है यहाँ पर नाइट्रोजन कंटेंट को, और चौथा यहाँ पर दिखा रहा है शुगर कंटेंट को। तो आपको देख के ये पता होना चाहिए कि कौन सा कंटेंट पहले डिकम्पोज होता है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं पहले वाले बार से सॉइल सैंपल से कंपेयर करूं तो इंडिकेटेड लिग्निन कंटेंट, यहाँ जो ए है वो लिग्निन कंटेंट को इंडिकेट कर रहा है, तो लिग्निन कंटेंट ठीक है, यहाँ पर डिकम्पोज हो रहा है। फिर यहाँ पर ये काइटिन है, बहुत तेजी से डिकम्पोजिशन हो रहा है। फिर किसका डिकम्पोजिशन हो रहा है कम में, नाइट्रोजनस कंटेंट है उसका कम हो रहा है। फिर सडनली शुगर का क्या हो जा रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा नहीं होता है, डिकम्पोजिशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस और सिस्टमेटिक प्रोसेस। तो यहाँ भी इसमें और इसमें यही चीजें यहाँ पर दिख रही है। यहाँ पर क्या हो रहा है कि लिग्निन कंटेंट का डिकम्पोजिशन बहुत फास्टली हुआ, फिर उसके बाद इन अ परसेंटेज वाइज, ओके 15% हो गया, फिर ये 20% हो गया यहाँ पर काइटिन का, लेकिन लगभग 8% हो रहा है यहाँ पर नाइट्रोजनस कंटेंट, जबकि पहले वाले में 5% ही हो रहा था। और लास्टली यहाँ पर जो शुगर कंटेंट दिया है, शुगर कंटेंट लगभग 12-13% यहाँ पर हो रहा है। बट आप सॉइल 3 में देखेंगे तो सबसे पहले लिग्निन का डिकम्पोजिशन, काइटिन का डिकम्पोजिशन, ना नाइट्रोजनस कंटेंट का डिकम्पोजिशन, और फिर शुगर कंटेंट का डिकम्पोजिशन। तो आपका ये वाला जो सीक्वेंस है यही फास्टर डिकम्पोजिशन को शो करेगा। तो जो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा सॉइल सैंपल सी, सॉइल सैंपल सी यानी कि ऑप्शन डी। क्लियर हो गया। अब आपके दिए हैं एजर्शन रीजन से रिलेटेड 13, 14, 16, ठीक है, 13, 14, 15 एंड 16 4 क्वेश्चंस होंगे आपके जो एजर्शन और रीजन से रिलेटेड होंगे, उनको ले लेते हैं। देखिए पहले क्या होगा, 16 कंसिस्ट 2 स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज एजर्शन जिसे अभिकथन यानी कि एक कथन होता है, एंड रीजन आर यानी कि उस कथन का एक सही कारण या गलत कारण होता है, उसे आर सेकेंड स्टेटमेंट को रीजन कहेंगे। आंसर दिस क्वेश्चन सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन बिलो। आपको इन चारों में से उस क्वेश्चन के लिए कोई एक स्टेटमेंट को सेलेक्ट करना होगा। पहला आपका होगा बोथ ए एंड आर ट्रू, आर इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों सही है और आर सही तरीके से सेंटेंस ए को एक्सप्लेन करता है या स्टेटमेंट ए को एक्सप्लेन करता है।
बोथ आर ट्रू, आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, दोनों सही हैं बट आर प्रॉपर तरीके से इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स, ए सही है आर गलत है, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ए गलत है और आर सही है। क्लियर हो गया ना। फर्स्ट क्वेश्चन है इसका आपका है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड। रीजन इसका दिया हुआ है आपका कि इट इज द प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। देखिए एजर्शन में आपका ये दिया हुआ है कि प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज डिप्लॉयड, इट इज फॉल्स, वो हैप्लॉइड होता है। इट इज अ प्रोडक्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, ये सही है कि ये डबल फर्टिलाइजेशन का प्रोडक्ट है। तो जो आपका आंसर डी है इसके लिए वो आंसर डी, ए इज फॉल्स एंड आर इज ट्रू, ये डिप्लॉयड नहीं होता है, ये हैप्लॉइड होता है, तो इसका आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा डी। नेक्स्ट आपका 14 है एजर्शन है राइबोसोमल आरएनए इज सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। आरएनए यानी कि राइबोसोमल आरएनए आपका क्या है, सिंथेसाइज्ड इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये सिंथेसाइज करता है कहां पर, किसी भी सेल के न्यूक्लियस में। रीजन दिया है इट इज ट्रांसलेटेड विद द एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, ये कह रहा है कि ये इसलिए यहाँ पर सिंथेसिस कर रहा है क्योंकि ये क्या कर रहा है, पॉलीमरेज एंजाइम की वजह से सिंथेसाइज हो रहा है। तो ये नहीं होता, यहाँ पर पॉलीमरेज एंजाइम का कोई काम नहीं होता है, बल्कि राइबोसोमल आरएनए सिंथेसाइज करता है इन द न्यूक्लियस ऑफ द सेल। तो ये हमारा करेक्ट है, और लेकिन एंजाइम की वजह से करता है ये बात सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन होगा आपका सी, यानी कि ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट है 15th, एजर्शन है स्मोकिंग कैन रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट। स्मोकिंग ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट को बढ़ा सकता है या बढ़ा सकता है। रीजन है निकोटिन स्टिमुलेट एड्रिनल ग्लैंड टू रिलीज एड्रिनेलिन एंड नॉर एड्रिनेलिन इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। निकोटिन क्या करता है, एड्रिनेलिन ग्लैंड में एड्रिनेलिन और नॉर एड्रिनेलिन ब्लड के सर्कुलेशन में रिलीज करता है। बोथ ऑफ विच रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट, दोनों क्या करते हैं कि हार्ट रेट और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देते हैं। देखिए स्मोकिंग कैन रेज ब्लड प्रेशर एंड इंक्रीज हार्ट रेट, दैट इज ट्रू। और स्मोकिंग जब की जाती है तो निकोटिन की वजह से क्या होता है, हार्मोन की रिलीजिंग होती है, ब्लड जो हमारा सर्कुलेट हो रहा है उसमें हार्मोन रिलीज होता है, और जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाता है। तो दोनों बातें यहाँ पर सही हैं, और ए सेंटेंस के लिए रीजन सही है, वो ये कह रहा है कि ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ जाता है, तो ये कह रहा है निकोटिन की वजह से बढ़ जाता है क्योंकि हार्मोन यहाँ पर रिलीज होता है। तो इसके लिए आपका ऑप्शन ए था, जिसमें था कि एजर्शन एंड रीजन आर ट्रू, आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, तो आपका इसका ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। लास्ट क्वेश्चन जो हम आज का लेने वाले हैं वो है पीसीआर इज अ पावरफुल टेक्निक टू आइडेंटिफाई जेनेटिक डिसऑर्डर। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एक पावरफुल टेक्निक है जेनेटिक डिसऑर्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए। रीजन दिया है पीसीआर कैन डिटेक्ट म्यूटेशंस इन लो अमाउंट ऑफ डीएनए। पीसीआर के द्वारा से क्या डिटेक्ट कर सकते हैं हम, म्यूटेशन को डिटेक्ट कर सकते हैं, मतलब कहां पर चेंज आ रहा है न्यूक्लियोटाइड में, हम उसको चेंज को डिटेक्ट कर सकते हैं और उसको ठीक कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो यहाँ पर आपका दोनों ही सही है, यानी कि एजर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, और रीजन एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ये भी आपका क्या होगा, ऑप्शन ए। ठीक हो गया। इसके बाद जो हम नेक्स्ट वीडियो लाने वाले हैं, उस नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे सेक्शन बी से रिलेटेड क्वेश्चंस को, और थोड़ा सा हम एक्सप्लेनेटरी फॉर्म में ही पढ़ेंगे, क्योंकि मैं चाहती तो ये 16 के 16 क्वेश्चन आपको करेक्ट ऑप्शन, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, दिस इज करेक्ट, विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन यहाँ पर आंसर कर सकते थे। लेकिन आंसर करने से पहले पता होना चाहिए कि करेक्ट आंसर क्यों है, ताकि आप जनरलाइज कर सके, ताकि आप उस पर एक ब्रेन बूस्टिंग कर सके और तब अपना आंसर डिटेक्ट कर सके। तो कंटिन्यू करेंगे
सेक्शन बी के साथ, और आप लगातार इन्फोनी कॉर्नर देखते रहेंगे। आप कमेंट जरूर कीजिएगा, ऐसी हम आपसे अपेक्षा करते हैं। अगले वीडियो में जल्दी मिलेंगे। लगातार साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।